नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। गुजरात में आज जहां दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, तो वहीं देश भर के 6 राज्यों में विधानसभा की 6 और लोकसभा की 1 सीट पर भी वोटिंग हो रही है। हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए लोकतंत्र के महापर्व की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो गुजरात में चुनाव हो रहा है वो भी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। बिहार में भी उपचुनाव हो रहा है कुछ विधानसभा की सीटों पर, वहां भी तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। खतौली, उत्तर प्रदेश की खतौली सीट पर आज वोट डाले जा रहे हैं। मैनपुरी में भी वोट डाले जा रहे हैं। उधर रामपुर, जो कि आजम खान का गढ़ कहा जाता था, वहां भी वोटिंग हो रही है। ये 5 तस्वीरें अलग अलग जगहों से वोटिंग की आपके सामने, और इस दौरान लोगों में, मतदाताओं में वोटिंग को लेकर जमकर जोश देखने को मिला है। मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। पीयूष पंत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। रत्नाकर सिंह जी, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगा। पिछली बार जो चुनाव हुआ था 1 तारीख को, पहले चरण में सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में, वहां पर कांग्रेस ने लगातार बढ़त बनाई थी जब 2017 के चुनाव में। इस बार के क्या आसार आपको लग रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अपने अलग दावे और वादे हैं? कितना भी अपना दावा और वादा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात की जनता जो है इस बार ये पूरा मन बना चुकी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से इनको निजात मिलना है और उनको निजात चाहिए। जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है 1 तारीख को, उसमें मैं बता दूं आपको कि हम लोगों ने जो आंतरिक सर्वे किया, उस सर्वे में कहीं न कहीं जो 89 सीट्स पे वोट डाले गए, उसमें हमको 50 प्लस जो है सीटें आने का हमको उम्मीद है। तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं पहले फेज में जो है हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे निकल रहे हैं, और दूसरे फेज में भी वह वस्तु स्थिति देखिएगा वही रहेगी। क्योंकि देखिए आज जो है गुजरात में जनता, इनके जो 27 साल का जो कुशासन रहा है, उस कुशासन में जनता को अभी भी वो सारी चीजों से फेस करना पड़ता है, सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जो इन्होंने वादे किए थे कि हम इनको जो है मुक्त कर देंगे। ये जनता अभी भी, वहाँ के युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। वहाँ पे 3.5 लाख युवा जो है पढ़े लिखे, वो अभी भी पंजीकृत किए हुए हैं वहाँ पे रोजगार के लिए, उनको रोजगार नहीं मिला है। अभी भी वहाँ पे भ्रष्टाचार का मामला जो है उससे निजात नहीं मिल पा रहा है। मोरबी का हादसा ले लीजिए, चाहे ड्राई स्टेट है ये गुजरात, और उसमें 75 लोगों का जो जहरीली शराब पीने से मौतें हुई है, उसका उदाहरण ले लीजिए। तो भ्रष्टाचार इनका हर जगह दिख रहा है। और नहीं, कांग्रेस की पहले 2017 में 77 सीटें आई थी सर। इस बार कितनी सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए 2002 के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगर आंकड़ा देखेंगे तो ये क्रमशः घटते नजर आ रहे हैं। ठीक है, 127 2002 के में इन्होंने 127 हासिल किया था। वैसे ही क्रमशः जब चुनाव, मैं तो पूछ रहा हूँ कांग्रेस का कितना आ रहा है? और पिछले चुनाव में तो हम लोगों ने इनको 100 के अंदर समेट कर रख दिया था। तो इस बार जनता, भले थोड़ा सा समय लगा, लेकिन इस बार जनता इनसे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। ये चलते हैं तो आप देख लीजिए। 77 से ऊपर होगा, नीचे होगा सर, ये बता दीजिए कितना होगा? हम लोग 125 पार जाएंगे इस बार। कांग्रेस पार्टी वहां पे 125 पार इस बार अपना ठीक है, सीट हासिल करने वाली है। पीयूष पंत सर, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हमारे साथ। पीयूष सर, कांग्रेस कह रही है 125 के पार, अब की बार 125 के पार। कांग्रेस के इस दावे में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है, और इसके साथ साथ इस बार के गुजरात के जो 2022 में चुनाव हो रहे हैं, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? क्योंकि इस बार 3 प्रमुख दल है मैदान में, आप, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो कि 27 साल से काबिज है पहले से। कांग्रेस ये दावे कर रही है तो ये उनका अधिकार है, ये दावे करने का हर पार्टी का अधिकार है। वही भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह, पीयूष सर की आवाज थोड़ा बढ़ाइए, आवाज कम आ रही है जी। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी दावे कर रही है कि वो भी जो है कम से कम 150 160 सीटें लेकर आएगी। तो ये हर पार्टी के लिए उचित है कि वो अपने दावे पेश करे, लेकिन लेकिन कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ी है, उससे लगता नहीं कि ये दावे कहीं पूरे होने जा रहे हैं। क्योंकि जो प्रचार था कांग्रेस का, वो कहीं जो है कि
भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो है उसमें पीछे न किया। हालांकि यह है कि उन्होंने ये झूठ कहा है और ऐसी खबरें भी आई कि उनका जो है कि ग्रास रूट लेवल पे जो है काम चल रहा था और छोटी जो है बैठ के करके लोगों से मिल के और एक चौपाल लगा के उन्होंने काम हुआ है वहाँ पे। लेकिन अब देखता ये है कि उनको कितनी उनको सफलता मिली है, उनका ये ठीक है आपका सर आवाज थोड़ा दिक्कत कर रही है, आपकी आवाज आपकी आवाज को सुधारने की कोशिश हम कर रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी, 125 का वादा तो आपने कर दिया, लेकिन आपने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे सरकार हमारी बनती है तो। बीजेपी ने तो सर उस पर मास्टर स्ट्रोक कर दिया, वो कह रही है कि हम 20 लाख नौकरी देंगे प्लस में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी भी लीजिए। नहीं शिवम जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी वादा करती है। वो तो ये भी कहती है कि सभी नागरिकों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, किसानों की आय जो है 2022 तक दोगुनी करने वाले थे, सारे लोगों को पक्का मकान देने वाले थे और 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे। तमाम तरह के वादे करते हैं भारतीय जनता पार्टी। 2 करोड़ का रोजगार भी उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ का रोजगार भी देंगे, लेकिन उनको वादे कहां तक उन्होंने पूरे किए वो जरा देखने वाला प्रश्न है। और जनता जानती है कि ये जो जुमले हैं इनके, और उनको ये जुमले ये कभी पूरा नहीं करते। चुनाव आता है तो इस तरह के जुमले बोलते रहते हैं। 2 करोड़ के रोजगार के जो बोला था इन्होंने, बाद में अमित शाह ने स्वीकार भी किया था कि ये एक जुमला, महज एक जुमला था। तो ये जुमलेबाज पार्टी है, भारतीय जुमलेबाज पार्टी है बीजेपी। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जो वादे किए हैं निश्चित रूप से वो इस प्रकार वादे किए हैं जो संभव है कि वहां पे उन वादों को पूरा कर सके। जैसा कि हमने वादा किया। बीजेपी कह रही है कि आप कह रहे हैं कि जुमलेबाज पार्टी है, भारतीय जुमलेबाज पार्टी आपने बीजेपी को बता दिया है। बीजेपी कह रही है कि आप शब्द बाण योद्धा पार्टी हैं, आप शब्दों के बाण चलाते हैं। इससे पहले आपने आपके ही नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी। कभी आप प्रधानमंत्री को औकात दिखाने की बात करते हैं। आज ही आप ही के नेता शरद वाघेला वो कह रहे हैं कि भस्मा, उन्होंने वो बयान दे दिया मौत का सौदागर वाला। आज दोबारा से वोटिंग के दौरान वोट डाल के बाहर आ रहे थे, उन्होंने कह दिया मौत का सौदागर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए शिवम जी, शंकर सिंह वाघेला ने, जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कहीं न कहीं वो चुनाव आता है तो वो विकास की बातों को भूल जाते हैं और जनता नहीं, विकास की बातों को तो मोदी जी कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि जनता मोदी के विकास पर वोट दे रही है। बीजेपी कह रही है, रत्नाकर सिंह सुन लीजिए, बीजेपी कह रही है कि जनता मोदी के विकास के नाम पर, गुजरात सरकार के विकास के नाम पर वोट दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दों की कमी है, इसीलिए आप इस तरह के उलझुल बयान दे रहे हैं। आप कभी रावण बोल देते हैं, कभी औकात दिखाने की बात बोलते थे, कभी भस्मासुर बोल देते हैं। और याद होगा आपको जब कहा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर, वो बयान आज शंकर सिंह वाघेला ने खुद दे दिया है। वो शंकर सिंह वाघेला जिनके बेटे कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में है, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के। मैं आपकी बातों का जवाब दे देता हूँ जी। देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो इस तरह के इमोशनल कार्ड और विक्टिम कार्ड जो है ये खेलते रहते हैं। तो मौका तो आप दे रहे हैं उनको, मौका तो आप इस तरह के बयान देते हैं। तो पूरी बात मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, किया है तो पूरी बात सुनिए जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल सर जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी है जो ये जब भी चुनाव आता है तो इस तरह का विक्टिम कार्ड वो खेलते रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि मेरे ऊपर आतंकवादी हमला करने वाले हैं, कभी जो है ड्रोन से हमला होने वाला है, कभी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है जो इनको मारने की साजिश रचता है। तो इस तरह का जो विक्टिम कार्ड ये खेलते रहते हैं। और इस बार भी जो उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है, उन्होंने कहा है कि हमें कांग्रेस के लोग गाली देते हैं, हम 2-2 किलो गाली, 3-3 किलो गाली रोज खाता हूं मैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप जनसभाएं करते हैं तो उस समय आप कांग्रेस को तो 2-4 कुंतल जो है कांग्रेस की बुराइयां कर देते हैं, 2-4 कुंतल कांग्रेस को गाली देने का काम करते हैं। और रावण कहना ये एक शेर से ज्यादा जो है जो चुनाव है उसमें उपस्थित रहने के लिए आपका हर जगह आप ही का चेहरा दिखता है। उस संदर्भ में रावण कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने कोई गाली नहीं दी। लेकिन यही प्रधानमंत्री मोदी जी है जब सदन में महिला सांसद को, बीजेपी यही तो कह रही है, बीजेपी यही तो कह रही है कि यही तो दर्द है कांग्रेस पार्टी को, यही तो दर्द है कांग्रेस पार्टी को कि उनके नेता चुनाव प्रचार में पहुंच ही नहीं रहे। रत्नाकर सिंह सुन लीजिए, आपने चर्चा किया है तो जरा मैं उसको भी बता देता हूँ, 10 सेकंड लूंगा जल्दी से। यही प्रधानमंत्री मोदी जी है जो मनमोहन सिंह को कहते हैं कि रेनकोट पहन के वो बाथरूम में नहाते हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को कहते हैं कि जर्सी गाय है। राहुल गांधी को कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं। तो इस तरह की भाषा वो किसी प्रधानमंत्री को देना शोभा देता है क्या?
आप जो है इस अभी देखिए, अभी युवा जो वहां पे है, जो वोटर है, ये जान गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रावण कोई गाली है क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। रावण एक ब्राह्मण था और बहुत ज्ञानी था, वो गाली है क्या? तो रावण को आदर्श मानती है कांग्रेस? रावण को आदर्श मानती है कांग्रेस? दिया है क्योंकि उसके रावण को आदर्श मानती है कांग्रेस? रावण ज्ञानी था, रावण को कांग्रेस आदर्श मानती है क्या रत्नाकर सिंह? हेलो, रावण ज्ञानी था, रावण को आदर्श मानती है कांग्रेस? नहीं, मैं शिवम जी आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर रहा सर, मैं सवाल कर रहा हूँ आपका निष्पक्ष तरीके से। आरोप मत लगाइए। पहली बात आप लोग मीडिया पर आरोप मारते हैं सर, सबसे बड़ी कमी तो आपकी यही है रत्नाकर सिंह, सबसे बड़ी कमी यही है कि आप मुद्दों पर बात नहीं करते, उलझुल बयानबाजी करते हैं, फिर आप मीडिया पर आरोप मारते हैं। ठीक है, पीयूष पंत सर, आप मुझे बताइए, शिवम जी आप मुझे बताइए, रावण कोई गाली है? ये बता दीजिए मुझे। नहीं, रावण गाली नहीं है, लेकिन रावण कोई आदर्श भी नहीं है। रावण की तुलना कैसे किया? बीजेपी कह रही है सर, बीजेपी ये कह रही है रत्नाकर सिंह, यही क्या है ना कि उनके हर चुनाव में मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, हर जगह उन्हीं का सिर दिख रहा है, इसलिए एक से ज्यादा तो वही तो बीजेपी पूछ रही है, राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे गुजरात, क्यों नहीं कहते गुजरात? एक दो बार दौरे करके रह गए। अब आप शिवम जी सुनिए, हेमंत बिस्वा ने सद्दाम हुसैन कहा है राहुल गांधी को, वो गाली नहीं है? आप बताइए जरा, आप बताइए, हेमंत बिस्वा ने सद्दाम हुसैन कहा है। बीजेपी प्रवक्ता मुझसे होते, मेरे सामने होते तो मैं उनसे ये जवाब भी लेता। संज्ञा दी है, वो गाली नहीं है? ठीक है, बताइए। ठीक है, आप एक तरफा बात मत करिए। नहीं, अगर बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ होते तो उनसे जितना तीखा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, उतना तीखा सवाल मैं बीजेपी प्रवक्ता से करता, वो तकनीकी खराबी के चलते रत्नाकर सिंह जुड़ नहीं पाए। पीयूष पंत सर, ये जो गुजरात विधानसभा चुनाव है, ये मुद्दों की बात तो इसमें कम हुई है, लेकिन इसमें शब्दमार जमकर चले हैं सर। देखिए ये तो हो ही रहा है। आप चाहे गुजरात का चुनाव देख लीजिए, आप दिल्ली का एमसीडी चुनाव देख लीजिए, आप ये शब्द बाण ही चलते हैं ज्यादा मुद्दों को भटकाने के लिए। हाँ। और हम लगातार देख रहे हैं गुजरात में यही हो रहा है, और वहाँ लगातार जो है इस तरह की बातें करी जा रही है। और जो असली मुद्दा है वहाँ पे आप जो है कि गुजरात के बेटे की बात कर रहे हैं जाके वहाँ पे, मतलब क्या है, आप वहाँ की सरकार जो है, जो रूपानी की सरकार थी, अब जो भूपेंद्र पटेल की सरकार है, उसके कामकाज की बात करिए ना, किस पे वोट दे जनता? ये कौन सा है कि आप इमोशनल कार्ड खेलने की काम में तो आप गुजरात के बेटे को वोट देंगे? मतलब आप सीधे जनता से ये है कि आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि साहब आप मेरे नाम पे वोट दीजिए। मोदी जी थोड़ी वहां के मुख्यमंत्री, जब थे तब थे वो, अब तो नहीं है ना। तो वो इस तरह से देखिए लगातार मुद्दों से भटकाने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी मुद्दे नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो उनकी, चाहे गुजरात की सरकार हो। गुजरात की सरकार में सीधा सीधा डिवाइड दिखता है शहर और ग्रामीण इलाकों में, इसीलिए ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा असंतोष है, जिस तरह आदिवासियों में बहुत ज्यादा असंतोष है। और आप देखिए कि ये जो अभी पहले पेज में आदिवासी इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई है, और वहां पे कांग्रेस मजबूत है कहीं, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है आदिवासियों के बीच में। जो उनका आंदोलन चल रहा है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बहुत से आदिवासियों का, आज तक उनको जमीनें नहीं मिली हैं जो वादा किया गया था। ये वहां के आदिवासी भी कह रहे थे इस चुनाव के दौरान, उनके लिए रहने के ठिकाना नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इन पे चादर ढांकने के लिए, इनको ढकने के लिए इस तरह की जो है बातें की जाती है कि आप रावण शब्द पे उठा के आप उसको जो है अपने को राम भक्त और रावण कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। ठीक है, रावण की जो रावण को इस तरह से जो रामचरितमानस में दिखाया गया, क्योंकि राम के साथ युद्ध था उसका, और तो रावण कोई गलत आदमी नहीं था, रावण एक ओपोनेंट था राम का। तो रावण कोई गाली नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये है कि वो शब्दों को ट्विस्ट करके जो है अपने पद पे ले जाती है, बातें करती है, खासकर मोदी जी इसमें माहिर है। तो सर भस्मासुर भी कहा गया था, ये भी कहा गया था कि औकात दिखा देंगे, मोदी को औकात दिखा देंगे। इन शब्दों का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ रावण के साथ साथ। निश्चित रूप से देखिए, इसके पहले नीच का भी कहा जाता है, ये सब शब्द हैं जो आम भाषा में इस्तेमाल। मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा था, फिर बाद में कहा था कि ये मेरा रीजनल कुछ लैंग्वेज का कोई टर्म आता है, नीच कहा था प्रधानमंत्री को, मुझे याद है वो दौर, वो शब्द, वो समय में। एक नीचता होता है, मतलब आप लोअर ग्रेड के हैं, मतलब आपके बात में दम नहीं है, आप जो है घटिया बात, घटिया। हाँ। नीचता और घटिया बात, तो घटिया बात गाली नहीं है, आप घटिया बात कर रहे हैं जो कि आपको शोभा नहीं देता, ये है। लेकिन वो कोई गाली नहीं, ये सब शब्द हैं जो हमारे रोजमर्रा की बातचीत में, आपस के संवाद में इस्तेमाल होते रहे हैं, लोग संस्कृत के हिस्से रहे हैं। असल में राजनीति को ट्विस्ट करके इमोशनल जो आप प्लेन पे ले आते हैं, खासकर ये भारतीय जनता पार्टी की ये खासियत है, और वो ये करती रही है हमेशा। तो उसको आप एक
एक शब्द को आप गाली बता देते हैं। गाली ऐसा नहीं है, देखिए ये आम भाषा के हैं। हाँ, अपशब्द हो सकता है, वो गाली नहीं है। आपको उस मौके पे उस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये हो सकता है कि आप, लेकिन उसमें ये नहीं कि आप गाली दे रहे हैं या व्यक्ति की गरिमा को कम कर रहे हैं। ये सब आपके संवाद में ये होता रहा है। आप अगर लोक साहित्य उठा के देख लीजिए, और हम लोगों की भी आप देखिए, आपस में जो बातचीत होती है उसमें तो यार क्या घटिया बात कर रहा है, नीचता की बात मत करो आप। ये सब तमाम शब्द है, मतलब आपको शोभा नहीं देता, आप एक पढ़े लिखे आदमी हो, इस तरह घटिया बातें मत करो, उसके लिए नीचता का शब्द होता है। आप उसको नीच से एकदम जोड़ दीजिए कि कोई ऐसा शब्द है कि असल में नहीं, मैं पीयूष बंसल सर ये पूछ रहा हूं, लगातार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीत रही है। अगर वाकई में बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, बीजेपी ने विकास नहीं किया, मोदी फैक्टर गुजरात में काम नहीं कर रहा, तो आखिरकार सरकार बनने का बैक टू बैक कारण आपको क्या लग रहा है? हालांकि ये बात मानता हूं कि वोट प्रतिशत बीजेपी का कम हुआ है, सीटें कम हुई हैं 2002 के बाद से। देखिए सरकार कब बनी, देखिए आप देखिए सरकार 2002 पे बनी है, तब से जब से मोदी जी आए, और किस आधार पे आए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और रत्नाकर जी को भी पता होगा कि पूरे हिंदुत्व के एजेंडे पे आए। और लगातार तब से जो है कि हिंदुत्व के एजेंडे को लेके ही जो है कि वो सरकारें वहां पे बनती रही है, और इसीलिए उसको हिंदुत्व की लटोटी भी कहा गया। 2002 पे जो दंगे हुए उसमें तमाम, इस बार भी आप देखिए जबकि कोई जरूरत नहीं थी, फिर जो है 2002 के दंगे की बात अमित शाह ने कर दी, पोलराइज करने की कोशिश करी, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा लाया गया, वहां पे उन बलात्कारियों को छोड़ा गया जिन्होंने जो है कि जिनको सजा दी गई थी को छोड़ दिया गया। उसको जो है कि एक जो 2002 के दंगे के आरोपी थे, वो उनकी बेटी को टिकट दिया गया, वहां पे तो सजा मिली हुई है, उनकी बेटी को टिकट दिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं कि पूरी पोलराइज किया गया है, पूरी तरीके से गुजरात पोलराइज स्टेट है। और वहां पे अगर हकीकत आप देखना चाहें तो ग्रामीण इलाकों में जाइए, वहां एक शहरी इलाका एक है जहाँ अमीर लोग रहते हैं, जो बिजनेस क्लास है वो रहते हैं, उनके लिए विकास होता है वहां पे, लेकिन बाकी शहर, अहमदाबाद में विकास बहुत है, आपका क्या ना वडोदरा में आपको विकास दिखेगा, लेकिन वही उसके बगल के दूसरे शहरों में जाइए तो आपको विकास नहीं दिखेगा। इसीलिए जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं, जब ये अभी जो हादसा हुआ था, पुल टूटा, उसमें 135 लोग मरे, उसके बाद जब सिविल हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां रंग रोगन करवाना पड़ता है। ठीक है, चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल रत्नाकर सिंह से। रत्नाकर सिंह जी, आपको नहीं लग रहा कि हार्दिक पटेल इस बार थोड़ा खेल बिगाड़ रहे हैं कांग्रेस का? पहले कांग्रेस के साथ थे, पाटीदारों का समर्थन था कांग्रेस को, पूरा वोट बैंक मिला, लेकिन अब बीजेपी में चले गए थे सर, तो आपका पाटीदार जो वोट बैंक है, जो काफी अहम निर्णायक वोट बैंक माना जाता है गुजरात में, वो अब से कट गया, बीजेपी के पास जाएगा, तो सीटें और कम होने का डर है 77 के नीचे। देखिए शिवम जी, हार्दिक पटेल का जो है, मैं ये कहना जल्दी सर, मेरे पास समय बहुत कम है। आंदोलन से वो उभरे थे जी, तो आज परिस्थिति ऐसा है कि पाटीदार ही उनके साथ नहीं है, खड़े हैं। जी। तो वो जिस पाटीदार आंदोलन और बीजेपी के खिलाफ वो पाटीदार आंदोलन हुआ था, हाँ। उसी बीजेपी के साथ वो जाकर मिल गए हैं, तो पाटीदार जो है किस तरह से उनके साथ खड़े रहेंगे? यानी पाटीदार जो है अभी कांग्रेस के साथ ही खड़े हैं, आप भी कह रहे हैं। चुनाव जो है वो मुद्दों पे हो रहा है, चुनाव किसी के, कोई हार्दिक पटेल पे चाहे किसी दूसरे के नाम पे नहीं हो रहा है। वहां पे मुद्दे जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो मोरबी का पुल जीता जागता उदाहरण है। वहां पे चुनाव जो हो रहा है वो जहरीली शराब से मरे हुए जो ड्राई। ओके रत्नाकर जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। पीयूष पंत थे, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत शुक्रिया पीयूष सर, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है, आज शाम तक ये मतदान चलेगा, लेकिन 8 तारीख को यह फैसला हो जाएगा कि गुजरात की जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है, किसे अपना मुख्यमंत्री चुना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों ही प्रमुख दलों के अपने अपने अलग दावे और वादे हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।